हेलो दोस्तों। आज आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे मतलब कि पेरोल पेरोल बनाना सीखेंगे हम लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेरोल जो है काफी इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि पेरोल का यूज जो है कंपनी में सैलरीज जो होता है एम्प्लॉय को देने के लिए, तो उन सब के लिए बनाया जाता है पेरोल। तो पेरोल जो है आज हम लोग सीखेंगे ऑटोमेटिक तरीके से कि पेरोल कैसे कटाना है। और काफी कुछ हम लोग आज सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक पेरोल के मामले में। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। और बाकी जो है आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसको बढ़िया से देखिए, और जितना हो सके आप इसको अधिक से अधिक देखेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। और काफी जो मेरे क्लास के बच्चे हैं तो उन लोगों को भी यही डिमांड था कि पेरोल का एक अपना वीडियो होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग इस हिसाब से चल रहे हैं। बाकी जैसे जैसे आपके लिए यूजफुल होगा वैसे वैसे आप भी अपना देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसमें कंपनी क्रिएट करना होगा। ठीक है, हालांकि मेरे पास कंपनी ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पहले यहीं से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट करने के लिए F3 प्रेस करा, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। चलिए हम एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज कंपनी का नाम ही दे देते हैं एम्प्लॉइज पेरोल। ठीक है, हालांकि कंपनी का नाम आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, और ये हम लोगों के हिसाब से अपने मन से जो भी रखना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद बाकी का हमने इधर भी बहुत कुछ यहाँ चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल। चूंकि हमको पेरोल पर काम करना है तो इसलिए बाकी के ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम एंटर दबा करके नीचे आएंगे और यहाँ जीएसटी से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमने जीएसटी को नो कर, ठीक है। हालांकि उसे नो रखेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा ऑप्शंस कम जो है आपको ये करने में। और इसके बाद हमें चूंकि पेरोल सीखना है तो हम यहाँ से मेंटेन पेरोल को हमने यस कर दिया, ठीक है। इसके बाद इनेबल पेरोल स्टेटरी को भी आप चाहे तो यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या नो भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर प्रोविडेंट फंड होता है, जिससे कंपनी का कोड होता है, अपना कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड होता है, सिक्योरिटी कोड होता है। ये सब चाहे तो आप फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि हमने कंट्रोल ए प्रेस करा, फिर हमने कंट्रोल ए प्रेस करा, और इस प्रकार से हमारा सक्सेसफुली कंपनी बन गया। अब हम यहाँ पर अपना देखें, नेम ऑफ कंपनी एम्प्लॉइज पेरोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें कोई वाउचर की एंट्री नहीं हुई है अभी, तो हम लोग उस हिसाब से उसको देखेंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि पेरोल में आगे क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने क्रिएट पर क्लिक करा, और क्रिएट पर जैसे ही हमने क्लिक करा तो यहाँ पर हमको पेरोल मास्टर का ऑप्शन दिखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे। सवाल ये है कि एम्प्लॉय ग्रुप क्यों बनाएंगे। तो देखिए, होता क्या है कि कंपनी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, तो कोई मैनेजर की पोस्ट पे है, कोई सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे है, या फिर कोई अकाउंटेंट के पोस्ट पे है, या कोई कैशियर की पोस्ट पे है। तो उस हिसाब से जो जो पद होता है उस डेजिग्नेशन को हम यहाँ पर रखते हैं। तो चलिए हम क्योंकि इसमें हम रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रख लिया सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको कंट्रोल ए प्रेस करा, इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी ही रखेंगे। एक और हम रख सकते हैं अकाउंटेंट, ठीक है। इसके बाद हमने इसे भी एक्सेप्ट कर, और भी चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने दो एम्प्लॉयज ग्रुप बनाए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, दूसरा काम यूनिट्स ऑफ वर्क, मतलब काम किसमें हमें एम्प्लॉयज किस में काम करते हैं। तो आप भी जानते हैं कि एम्प्लॉयज जो है वो जाहिर सी बात है आवर्स में भी काम करते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर आवर्स रख लिए, ठीक। चाहे तो मिनट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो डे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, आपको जो बनाना होगा बना सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमारा यूनिट ऑफ वर्क बन गया। अब यूनिट ऑफ वर्क बन गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में
आप अपना अटेंडेंस, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है छुट्टी लेता है, उसके लिए भी एक अटेंडेंस रखना होगा आपको, लीव। और लीव का अंडर ग्रुप हो गया प्राइमरी अटेंडेंस टाइप। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे अटेंडेंस लीव विद पे। ये तब लिया जाता है जब किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि छुट्टी भी है और चूंकि उसको पेमेंट भी नहीं काटना है। जैसे होता है कि मान लीजिए मंथली में काम करते हैं तो आपको होता है कि भाई आप 2 दिन अगर छुट्टी मारते हैं तो उसके लिए कोई पेमेंट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कई दिन छुट्टी ले लेते हैं या कंपनी का ही रूल है कि आप एक दिन भी छुट्टी मारिएगा तो आपको पेमेंट कटना ही कटना है। तो उस स्थिति में आपको लीव विदाउट भी लेना होगा कि इसमें आपको भुगतान नहीं मिलेगा, मतलब जो भी आपका पेमेंट है वो सैलरी में से कटेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लीव विदाउट पे रखा है। हालांकि अगर आप चाहें तो अटेंडेंस लीव विद पे भी रख सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि किस केस में उसको रखना है। उस केस में रखना है जिस केस में आप चाहते हैं कि भाई सर आपको मान लीजिए कि कंपनी वालों ने 2 छुट्टियां दे रखी है और उसके लिए भी बोल रखा है कि आप 2 छुट्टी मारेंगे तो आपके लिए कोई चार्ज नहीं कटेगा। तो चूंकि वहां तो आपको लीव दिखाना ही है लेकिन पैसा नहीं कटेगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि भाई लीव आप लेंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए पैसा कटेगा। तो लीव विदाउट पे रखें। ठीक है, इसके बाद हमने इसे यस एक्सेप्ट कर लिया। तो एक हमारा लीव हो गया। आप चाहें तो प्रेजेंट का भी बना सकते हैं, हालांकि दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे। अगर आपने छुट्टी का बना रखा है तो जाहिर सी बात है कि जब लीव हम हटा देंगे मंथली में से तो बाकी का जो डे है वो तो प्रेजेंट में ही चला आएगा। अगर आप चाहें तो प्रेजेंट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने आपको बनाने मतलब दिखाने के हमने एक और आपको बना दिया कि प्रेजेंट रखेंगे तो उस स्थिति में अटेंडेंस लीव रखेंगे, इससे होगा कि पेमेंट भी मिलेगा हमको और अटेंडेंस बनेगा मेरा जितना प्रेजेंट ही रहेगा उस हिसाब से मिल सकता है। अब रही बात, एक और अटेंडेंस आपको बनाना होगा जैसे कि ओवर टाइम। आप ओवर टाइम काम करते हैं, ठीक है, तो ओवर टाइम में क्या होता है कि ओवर टाइम में प्रोडक्शन के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, आप अलग अलग कंपनी में जब काम करने जाएंगे तो अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन उस हिसाब से आपको मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्शन। और क्योंकि ओवर टाइम आप घंटा में करते हैं तो आवर्स हम यहाँ रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कुछ घंटा कुछ मिनट किए हैं तो उस स्थिति में कंपाउंड ही बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई काम किए, आप घंटा और मिनट दोनों में काम किए तो उस स्थिति में आप अल्ट सी दबाएंगे यहाँ पर, और सिंपल के बजाय हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कंपाउंड। इसमें क्या होगा कि आवर्स और चूंकि 60 ऑफ मिनट्स। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि आवर्स ऑफ 60 मिनट का मतलब ये तब लेना है जब आप कुछ घंटा और कुछ मिनट काम किए। पर्टिकुलरली अगर आप खाली आप घंटा में ही काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आवर्स ही रखें, समझ रहे हैं। तो जैसे आप चाहें वैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमारा अटेंडेंस बन गया। अटेंडेंस बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा पे हेड बनाना। ठीक है, तो पे हेड बनाने के लिए हम लोग पे हेड पर क्लिक किए और इसके बाद हम यहाँ से पे हेड बनाना शुरू कर। पे हेड बनाने के लिए हम यहाँ पर मान लीजिए कि बेसिक सैलरी हमने ली, बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है। हाँ, एक बात और आपको समझना होगा, बेसिक सैलरी में क्या होता है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए इनकम टाइप पे, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। ये कब लेना है, जैसे फिक्स्ड आप तब लेंगे जब कोई भी चीज है अगर वो फिक्सेबल रहता है। मान लीजिए वो मंथली चीज नहीं होता है, उसके लिए फिक्स रखना होगा। लेकिन अगर वेरिएबल रखते हैं तो होता क्या है कि इस मंथ कुछ और है, अगले मंथ कुछ और हो जाएगा, तो उस केस में आपको वेरिएबल रखना। तो चूंकि आप भी जानते हैं कि बेसिक सैलरी जो होता है वो बदलता नहीं और वो जितना है उतना रहता है, उसके बाद टीए डीए जो भी है वो बदलते रहता है। या फिर इनकेस अगर मान लीजिए बदलता है तो उस स्थिति में आप वेरिएबल रखें। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप फिक्स पर सकते हैं। और दोनों बातें आप समझिए, फिक्स और वेरिएबल कब रखना है। एक चीज अगर फिक्सेबल है तो वो फिक्स रखेंगे, और वेरिएबल तभी रखेंगे जब वो बदलने वाले केस। इसके बाद आप इसको आप मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी है ये यस है, ये 2 चीजें नो रखेंगे। एज यूजर डिफाइन वैल्यू, एज यूजर डिफाइन वैल्यू का मतलब है कि इसको हम लोग डिफाइन करें बेसिक सैलरी क्या होगा। तो जो कंपनी दे रहा है बेसिक सैलरी वही, तो उस केस में हम एज यूजर डिफाइन वैल्यू रखेंगे। बाकी
कुछ नहीं करना है, तो एक्सेप्ट कर लेना है जैसे। अब इसके बाद हम बेसिक पे के अलावा इसमें एम्प्लॉइज को HRA भी मिलता है, हमने HRA ले लिया, ये भी अर्निंग होता है, ठीक है। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज हम करते हैं, और क्योंकि ये जो होता है वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, या फिक्स हो सकता है, तो जो भी है अपने हिसाब से हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। हालांकि फिक्स ही रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर रख लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखने के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब एक चीज समझना होगा आपको कि यहाँ पर क्या होगा कि HRA जो होता है वो डिफाइन करता है यूजर ने, वो क्या होता है कि बेसिक सैलरी पर करता है आपका HRA। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एज कंप्यूटेड वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने रख लिया नॉर्मल राउंडिंग। अब नॉर्मल राउंडिंग में हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर जब आएंगे हम, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला जो है ये हमारा बेसिक सैलरी पर होगा, तो हम यहाँ पर बेसिक सैलरी रखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर दो तरह के केस बना सकते हैं। एक तो HRA ऐसे बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप किसी का पेमेंट 10,000, ठीक है। तो 10,000 पर आपने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का पेमेंट 10,000 है, तो उसका जो परसेंटेज होगा वो HRA का 5%। मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का पेमेंट 10,000 से 20,000 के बीच में, तो उसका जो पेमेंट यानी कि परसेंटेज होगा HRA का, वो हमारा 6% होगा। या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का पेमेंट 20,000 से ज्यादा होगा, तो उस केस में आपका जो सैलरी होगा, बेसिक जो HRA होगा, वो हमारा परसेंटेज वैल्यू 8% होगा। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से मतलब हमने क्या किया कि एक टैक्स स्लैब बनाया, जिसमें ये हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का पेमेंट जो है 10,000 है, तो उसका HRA उस पर 5% कटेगा। 10 से 20 के बीच में रहेगा तो उसका बेसिक सैलरी, तो उस केस में उसका 6% HRA कटेगा। अगर 20,000 से ज्यादा है तो उस केस में उसका 8% कटेगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है HRA बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि 20,000 से ज्यादा अगर पेमेंट होगा तो उस पर HRA 8% कटेगा, ठीक है। चलिए, बाकी बीच में रहेगा तो जो भी स्लैब है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने आगे बढ़ा, HRA के बाद अब हम ये बनाते हैं, इसको ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं, यात्रा भत्ता होता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन भत्ता, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी फिर हम यहाँ पर आगे जाएंगे, तो इसके बाद एज कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पर हमने रखा नॉर्मल राउंडिंग। अब लिमिट की जो बात है, तो आप लिमिट चाहे तो आप एक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मान लीजिए हमने ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला रख लिया, यहाँ पर बेसिक सैलरी डाल दी, और इसके बाद आगे करेंगे। जब आगे करेंगे हम इसे, तो फिर हमको क्या मिलेगा, उसी प्रकार से स्लैब मिलेगा। तो आप चाहें तो उसी तरीके का एक स्लैब क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने पीछे क्रिएट किया, नहीं तो सिंपल सा शब्दों में आप बोल सकते हैं कि जो भी उसका सैलरी है उसके ऊपर हमको परसेंटेज जो है, बेसिक सैलरी उसका जो भी होगा उस पर ये हमको 10% चाहिए, ठीक है। बस कोई क्राइटेरिया आपने नहीं सेट किया तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप चाहें तो वही फिर क्राइटेरिया पीछे वाला इस पर भी सेट कर सकते हैं कि आपका अगर किसी व्यक्ति का जो सैलरी है अगर 10,000 होता है, ठीक है, मान लीजिए 10,000 रहेगा, तो 10,000 पर हम उससे जैसे कि 6% टीए रहेगा मेरा, और 10,000 से 20,000 के बीच में अगर सैलरी रहता है तो उस पर जो परसेंटेज कटेगा वो 8% कटेगा, और 20,000 से जब ऊपर जाता है तो उसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो हो जाएगा 10%। तो समझ रहे हैं? तो फाइनली हमने वही बात कर दिया, अंत में ला करके 10% को छोड़ दिया। अगर आप मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इसे वैल्यू में भी दे सकते हैं, नहीं अगर 10% से ज्यादा होता है या 20,000 से ज्यादा होता है तो डायरेक्टली उसको 1,200 रुपया ही मिलेगा टी। तो समझ रहे हैं? तो आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वैल्यू भी रख सकते हैं, नहीं तो आप परसेंटेज भी रख सकते हैं। अब इसमें हमने 10% डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते हैं, तो हमारा HRA हो गया, ये हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, DA बना लेते हैं, डियरनेस अलाउंस। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है। यहाँ पर भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया,
फिर इसके बाद हम यहाँ पर भी डाल दिए एज कंप्यूटेड वैल्यू। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला डाल दिए, तो वही सेम बेसिक सैलरी पर ये कटेगा। फिर इसके बाद हमने बनाया कि ये 10,000 से मान लीजिए कि परसेंटेज वैल्यू रहेगा, तो उस पर हमको 5% देना होगा, या फिर 10,000 से 20,000 के बीच में जाता है सैलरी तो उस पर हमको 6% देना होगा, और 20,000 से ऊपर जाता है तो उस पर हमें 12% देना होगा। इस हिसाब से हमने इसको भी रख लिया। अब चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वहां पर 12% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब इतना करने के लिए। फिर हमारा ये हो गया, तो HRA हो गया, TA हो गया, TA हो गया। फिर हम आपका मान लीजिए जैसे कि अगला हो जाएगा हमारा PF, ठीक है। PF ये हमारा प्रोविडेंट फंड होता है, और ये डिडक्ट होता है अर्निंग, वो एम्प्लॉइज की सैलरी से कटता है। अब जब डिडक्ट की बात आएगी तो हम यहाँ पर करंट लायबिलिटीज रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि भाई एज कंप्यूटेड वैल्यू हम कर देते हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा नॉर्मल राउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। लिमिट भी चाहे तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद हम स्पेसिफाइड फॉर्मूला रख लिए हम, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, बेसिक सैलरी पर ही हमको PF करना है, तो हम यहाँ पर PF ही छोड़ सकते हैं। फिर आगे गए, ग्रेटर अमाउंट में वही सेट कर दिए कि अगर 10,000 से मान लीजिए सैलरी रहता है, तो 10,000 के लिए हम 2% काटेंगे। ये 10,000 से 20,000 के बीच में अगर सैलरी आता है तो उस पर 3% कटेगा, और 3% 20,000 से ज्यादा होगा तो फिर वही तो हम जो है 4% PF जो है कटेगा। इसके बाद हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं ESIC के बारे में। ESIC पहली बात तो आप इसे समझिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। एक्चुअली में ये होता क्या है कि एम्प्लॉइज को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। तो उस हेल्थ इंश्योरेंस का ये पेमेंट करता है, तो उससे मतलब उसी में से हमने यहाँ पर ESI रख लिया। फिर इसके बाद डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज रख लिए, ठीक है। और इसके बाद हम करंट लायबिलिटीज रख लिए। करंट लायबिलिटीज रखने के बाद फिर हम यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो नॉर्मल राउंडिंग भी रख सकते हैं, लिमिट चाहे तो 1 भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कुछ। फिर इसके बाद हम ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर दिए, बेसिक सैलरी एंड ऑफ पे कर दिए। इसके बाद हमने कहा कि ESIC जो है वही सेम प्रोसेस 10,000 पर रहेगा तो हम उस पर 3% रखेंगे, 10,000 से 20,000 रहेगा तो 4% रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर भी रख लिया कि भाई मान लीजिए कि हमें 20,000 से अगर ज्यादा रहता है तो हम उसको 5%, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सही को आगे, इसके बाद ESI हो गया हमारा, PF हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और हम बना लेते हैं रीइंबर्समेंट, ठीक है। रीइंबर्समेंट, ये रीइंबर्समेंट क्या होता है तो आप थोड़ा समझिए इसको। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप कंपनी के किसी काम से बाहर गए हैं, ठीक है, और वहां पर कंपनी ने पैसा हमको कुछ दे रखा है, और मान लीजिए कि मेरा पैसा जो है कंपनी का खर्च हो गया, तो अब हमें क्या करना होगा, उस काम के लिए अपने पॉकेट से पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो उस केस में जो हमारा पॉकेट से पैसा लगता है ताकि हम बाद में वहां से ले सके, तो उस तरह की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, रीइंबर्समेंट कहते हैं, ठीक है। अब रीइंबर्समेंट जो होता है उसका यहाँ पर दिया हुआ है रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉइज, ठीक है। वही हम सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब मान लीजिए आज हमारा कुछ लग गया, कल हो सकता है कुछ और लग जाए, तो ये फिक्स नहीं रहता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको पहले से ही बता कर रखा है इतना ही रुपया खर्च करना है। भाई वहां जाएंगे हम, हमारे जरूरत के हिसाब से जितना लगेगा उतना खर्च करेंगे, आप अपना बिल देख लीजिए, जो भी है वो अपना पेमेंट करेंगे आप। तो ये होता है। फिर इसके बाद हम मान लीजिए कि इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे चलते हैं। इसके बाद एज यूजर डिफाइंड वैल्यू रखेंगे, इससे फायदा ही होगा कि भाई हम जितना चाहें उतना ही डालें ना, क्योंकि हमने जितना पे किया उतना ही रखें, इसलिए हम यहाँ पर एज यूजर डिफाइंड रखें। इसके बाद हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद इतना हो गया, रिइंबर्समेंट हो गया, ये HRA TDA होंगे। अब एक बच रहा है हमारा ओवर टाइम। ओवर टाइम भी हमें बनाना होगा। अब यहाँ पर ओवर टाइम हमने डाल लिया,
और ओवर टाइम में हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज हो जाएगा। ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, क्योंकि ओवर टाइम करेंगे तो कमाने के पर्पज से ही हम कर रहे हैं, तो ये ओवर टाइम हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर फिक्स कर दिए। ठीक है, इसके बाद हमने इसे डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में हम रख लेते हैं। इसके बाद हम इसको ओवर टाइम कर दिए एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। अब एज यूजर डिफाइंड वैल्यू में भाई होगा क्या कि ओवर टाइम तो हमारे हिसाब से होता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से होने का मतलब क्या है कि जैसे अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर अटेंडेंस या जैसे भी हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फ्लैट रेट हो, फ्लैट रेट में क्या होगा कि हमको ये फिक्स है, नहीं हम इतना ही तक करेंगे। और ओवर टाइम जो होता है वो हमारे अटेंडेंस के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसलिए हम अपने अटेंडेंस के हिसाब से रखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ओवर टाइम का जो पेमेंट मिलता है वो अटेंडेंस के हिसाब से तो मिलता है, लेकिन जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से होता है, उसके हिसाब से पैसा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ओवर टाइम में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें मिल सके। तो ये ओवर टाइम प्रोडक्शन के हिसाब से। अब ओवर टाइम अगर आप मान लीजिए कि घंटा में किए हैं तो यहाँ पर आवर्स दिखाई दे रहा है आपको, और वही अगर आप आवर्स और मिनट दोनों में किए होंगे तो वहां पर याद है हमने पीछे जो ओवर टाइम बनाया था उस टाइमिंग में हम वही आवर्स की जगह पर आवर्स और मिनट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन चूंकि हमने ओवर टाइम आवर में ही किया है इसलिए आवर ही रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रख लेंगे। ठीक है, फिर लिमिट को भी 1 रख लेंगे, चाहे तो अपने हिसाब से पूरी करें। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बना लेंगे हम लीव। ठीक है, अब लीव से क्या होगा कि हमारा एम्प्लॉइज है तो जाहिर सी बात है कि वो कटेगा हमारा पेमेंट। अब पेमेंट कटेगा क्योंकि छुट्टी मारे हैं, तुमने छुट्टी मारा तो उसके लिए तो हमने पहले ही बना रखा है कि हमारा पेमेंट कटेगा। तो पेमेंट कटता है तो ये करंट लायबिलिटीज में जाता है। इसके बाद हम आगे अगर चलते हैं तो ऑन अटेंडेंस रखते हैं, भाई जितना हमारा अटेंडेंस रहेगा उसी के हिसाब से हम रखेंगे। फिर हमने इसे छुट्टी ले रखा है क्योंकि ये हमारा डेज के हिसाब से छुट्टी कटेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा छुट्टी कट सकता है, ये डेज के हिसाब से। और यहाँ पर आप चाहें तो नॉर्मल राउंडिंग मेथड भी रख सकते हैं और एक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते, इसके बाद हमारे पास एक बोनस बच रहा है। ठीक, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बोनस भी बना सकते हैं। अब बोनस बनाने के बाद अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज कर दिए। फिर इसमें हमको क्या करना होगा, बोनस चूंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, वो फिक्स रहता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर ये रख लिया। फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना होगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखने के बाद मान लीजिए आगे बढ़ेंगे बोनस। इसके बाद फ्लैट रेट होता है, और फ्लैट रेट में चूंकि जो बोनस होता है वो मंथ के हिसाब से हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल राउंडिंग रख लेंगे और एक चीज और है, मान लीजिए और हमें पीरियड बनाना होगा जैसे कि सैलरी पेबल का। ठीक है, तो सैलरी पेबल हमने बना दिया। अब सैलरी पेबल का अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रख लेंगे हम। ठीक है, और अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज रखने के बाद क्योंकि ये हमारा जो सैलरी है ये फिक्सेबल होता है, या फिर अगर मान लीजिए कि हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, वेरिएबल भी रख सकते हैं या फिक्सेबल रख सकते हैं। तो सवाल ये है कि भाई हम इसको जब भी रखेंगे, ठीक है, तो सैलरी पेबल में क्या होता है कि अगर वेरिएबल रखते हैं तो फिर अलग अलग रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए फिक्स रखेंगे तो वो फिक्स के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि सैलरी पेबल में इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज के लिए हम यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि सैलरी पे करना है तो हमें तो उस तरीके की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर हमको करंट लायबिलिटीज रख लेना होगा और इसे हम एक्सेप्ट कर दें। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा ये पूरा हो गया। अब हमको क्या करना होगा, इस तरीके से हमारा ये जितना भी था हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें वाउचर टाइप बनाना होगा। ठीक है, पेरोल वाउचर टाइप में हम जाएंगे। पेरोल वाउचर टाइप में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, सैलरी स्लिप बनाना होगा। ठीक है, अब सैलरी स्लिप में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम सैलरी स्लिप रख लिए, यहाँ पर हमको पेरोल रखना होगा, पेरोल के साथ में काम करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं। फिर नेम ऑफ क्लास में हमने क्या रख लिया, सैलरी स्लिप। ठीक है, सैलरी स्लिप रख देंगे हम, सैलरी स्लिप।
सैलरी स्लिप में इंटर लिस्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर सैलरी टेबल के नाम से आप देख सकते हैं कि वहां पर हमने पहले जो बनाया था सैलरी टेबल, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ सैलरी टेबल को रख लेंगे, उसके बाद हम तो ये चीजें। अब हमारे पास ऑलमोस्ट काम हमारा हो गया। जैसे कि हमने आपको बताया पहले से ही कि हम लोग एम्प्लॉइज ग्रुप बना लिए, यूनिट्स ऑफ वर्क बना लिए, अटेंडेंस बना लिए, पे हेड बना लिए, पेरोल वाउचर बना लिए। ठीक है, इसके बाद अब हमको क्या करना होगा कि एम्प्लॉय बनाना। ठीक है, तो एम्प्लॉय में आते हैं। अब एम्प्लॉय में आने के बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो एम्प्लॉय में हमें नाम डालना होगा। जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया संजय कुमार, और संजय कुमार जो है इसका अंडर ग्रुप हम लोग रख लेते हैं जैसे अकाउंटेंट। हमने पहले से भी बना रखा है अकाउंटेंट का। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2023। अब यहाँ पर हमको सैलरी को डिफाइन करना होगा, तो ये यहाँ पर यस कर लेते। ठीक है, और यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं बेसिक सैलरी। फिर हमने बोनस डाल रखा है, तो बोनस जो होता है वो हमारे और आपके हिसाब से मतलब कंपनी हमें देती, तो उस हिसाब से हम इसमें बोनस जो है अपने मन से, मान लीजिए कि हम इसमें 2000 रुपये डाल दिए बोनस। ठीक है, फिर इसके बाद हम डीए कर दिए, फिर ESIC कर दिए, फिर HRA कर दिए, फिर लीव कर दिए। अब लीव करने के क्रम में होगा क्या कि भाई सरकार सॉरी जो हमारी कंपनी है वो हमसे कितना पेमेंट काटेगी छुट्टी मारने पर, वो चीज इसमें हमें डालना होगा। तो मान लीजिए कि कंपनी हमसे जो है करीब छुट्टी लेने पर हमसे 300 रुपया काटेगी, सपोज कर लीजिए। हम यहाँ पर 300 रुपया डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम ओवर टाइम पर करते हैं। ओवर टाइम में मान लीजिए हम काम कर रहे हैं तो ओवर टाइम का हमें 200 रुपये मिलता है, हम यहाँ पर 200 डाल दिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर ले लिए PF, फिर हमें रिइंबर्समेंट लेना होगा, और फिर हमने मान लीजिए सपोज कर लिया P। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा एक्सेप्ट होता है। फिर हम आगे चलते हैं, तो एम्प्लॉय नंबर मान लीजिए हम 0012 डाल दिए। फिर इसके बाद डिजिग्नेशन, ठीक है, तो अकाउंटेंट हम डाल दिए यहाँ पर। फिर इसके बाद फंक्शन, काम जो भी सेल्स करने का, नहीं अकाउंटिंग, कैश मैनेजमेंट डाल देते हैं। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लोकेशन डाल दिए हम कि ये हमारा बिहार में। ठीक है, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। ये सब डिटेल्स आप चाहें तो भर भी सकते हैं, जैसे वो पॉजिटिव हम भर देते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आगे भी बढ़ सकते हैं। ताकि इसमें सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है तो वो पॉजिटिव ले लिए। फिर इसके बाद पिताजी का नाम हम डाल दिए, मनीष जो भी है। ठीक है, फिर इसके बाद एड्रेस हम डाल दिए। फिर इसके बाद फोन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक का डिटेल्स भी आप चाहें तो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं डाल रहे हैं सबके आगे करके हम ओके कर लेते हैं। फिर इसको भी हमने ओके कर लिया। इसके बाद याद करिए हम एक और नाम बनाए थे, तो एक और पद लिखे, तो हमने मान लीजिए अजीत कुमार के नाम से इसको रख लिया। ठीक है, अजीत कुमार। एक और पद हमारा सेल्स मैनेजर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेल्स मैनेजर ले लिया। फिर इसके बाद इसका भी हम डिफाइन करेंगे सैलरी। ठीक है, तो बेसिक सैलरी हो गया हमारा, बोनस हो गया। बोनस हम कितना डाले थे, 2000 रुपया। ठीक है, ये डाल दिए, ESI डाल दिए, HRA डाल दिए, लीव डाल दिए। लीव के लिए हमने कहा था 300 रुपया कटेगा, हमने 300 डाल दिए। फिर आपका ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम के लिए हमने कहा था कि 200 रुपया हम लोग देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसको PF कर दिए, फिर रिइंबर्समेंट कर दी और DA। फिर इस प्रकार से लिस्ट कर देंगे, आगे बढ़े। इसके बाद 00 मान लीजिए 1 हमें डालना होगा, 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिजिग्नेशन में हमको पद डालना होगा, तो मैनेजर का पोस्ट डाल दिए। फंक्शन हो गया हमारा सेल्स करने का एक काम करता है। लोकेशन हो गया हमारा बिहार। ठीक है, फिर उसी तरीके से जेंडर में हमारा मेल फीमेल जो भी है डाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम अपने हिसाब से डाल लेंगे। ब्लड ग्रुप डालना होगा, डाल सकते हैं। फिर इसके बाद एड्रेस डाल लेंगे, SSM सासाराम। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये डाल लिए। बैंक डिटेल्स भी आप चाहें तो प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर दिया।
अब एक्सेप्ट करने के बाद हम अपने हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमने इसे एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करने के बाद अब हम आगे चलते, अब हम पूरा का पूरा वाउचर टाइप में आएंगे, क्योंकि गेटवे टैली पर आएंगे। अब गेटवे टैली पर आएंगे तो ध्यान रखेंगे कि हमारा करंट डेट जो है 1 अप्रैल 2023। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर आएंगे हम वाउचर टाइप, ठीक। अब यहाँ पर वाउचर हम डायरेक्ट बनाते हैं। वाउचर बनाने के लिए हम सबसे पहले अटेंडेंस बनाएंगे। इसके लिए हमें F10 प्रेस करना है। देखिए ये हम लोग यहाँ से आकर यहाँ से ले लेते हैं, अदर वाउचर आते हैं, ठीक है। अदर वाउचर पर आने के बाद यहाँ पर अटेंडेंस हम ले लिए और इसके बाद अटेंडेंस हम बनाएंगे सबसे पहले अजीत कुमार का। तो अजीत कुमार का हम अटेंडेंस जब बना रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अजीत कुमार ने लीव कितना ले रखा है। तो हम डाल दिए कि अजीत कुमार ने 3 दिन लीव ले रखा है, क्या ज्यादा हो जाएगा, ढेर पैसा कट जाएगा, तो ज्यादा नहीं, पैसा कमाने के लिए ना कंपनी कर रहे लोग। फिर अजीत कुमार जो है इसने ओवर टाइम काम करा है 160। इसके बाद जो है एक और लड़का है जैसे कि संजय कुमार, संजय कुमार जो है लीव लिया है, ये भी 2 दिन लीव लिया है, ठीक है। और संजय कुमार का जो है अटेंडेंस ये हमारा हो जाएगा। फिर आपका ओवर टाइम तो 80 घंटे डाल। अब यहाँ डालने के बाद इसको हमने एक्सेप्ट कर कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना होगा कि पेरोल वाउचर खोलना होगा, तो कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास 2 ऑप्शन दिखेंगे, जैसे एक सैलरी स्लिप का और एक पेरोल का। तो हम यहाँ पर सैलरी स्लिप आते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं सैलरी स्लिप। अब सैलरी स्लिप जैसे हमने लिया तो अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि ऑटो फिट करना होगा। तो ऑटो फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे, ठीक है। और जैसे ही कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे तो पेरोल ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 2 तरीका से सैलरी को डिफाइन करें। पहले हम यूजर डिफाइन रखेंगे। यूजर डिफाइन रखने से फायदा ये होगा कि बेसिक सैलरी तो अभी हमने डालना है, इसलिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर यूजर डिफाइन रखना, क्योंकि बेसिक सैलरी और रीइंबर्समेंट जो वो हमें डालना है, हमने पहले भी रखा है यूजर डिफाइन, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले इसको इस हिसाब से रखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 30/4/23 से 30/4/23 तक हमारा पेमेंट करा दे, तो हम इसको चाहे तो एक और डेट रख सकते हैं 1/5, ठीक है ना, 2023, ठीक है। यहाँ पर ऑल रख लेते हैं और बाकी का जो है या फिर हम अपने हिसाब से एम्प्लॉय नेम रख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी क्या कर रहा है, ये हमें डालने के लिए कर रहा है, तो बेसिक सैलरी दोनों का डालने के लिए बोल रहा है। तो याद करिए हमने पेमेंट जो रखा है उसका जो परसेंटेज रख रहे थे हम लोग, तो 10,000 से 20,000 के बीच में रख रहे थे। पहले 10,000 पे, इसके बाद कुछ 10,000 से 20,000 के बीच में रखते थे और कुछ 20,000 से ज्यादा रखते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं ना कि 20,000 से ज्यादा ही सैलरी की बेसिक सैलरी, जैसे मान लीजिए कि मेरा बेसिक सैलरी जो 36,000 रुपया है, अजीत कुमार का बेसिक सैलरी 36,000 रुपया है, और रीइंबर्समेंट जो है इसको हमने मतलब ये क्या किया है कि 2,000 रुपया खर्च किया है, यहाँ पर 2,000 डाल दिए, ठीक है। फिर इसके बाद संजय का भी जो बेसिक सैलरी है वो 45,000 रखते थे, ठीक है। और फिर इसके बाद रीइंबर्समेंट जो है ये भी लगभग जो है मतलब कि मान लीजिए कि 1,500 रुपया खर्च किया, हमने यहाँ पर 1,500 रुपया रख लिया। अब यहाँ पर आप ये एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम सैलरी रख रहे हैं वो लास्ट वाले पॉइंट के हिसाब से रख रहे हैं, जो हमने पीछे रखा था कि भाई 20%, 10%, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर मैनेज किए हैं कि 10,000 चाहे 20,000 जो भी है, आप अपने हिसाब से जो चाहे तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आगे, इसे हम एक्सेप्ट कर लिए। तो हमने बेसिक सैलरी और रीइंबर्समेंट डाला है, एक बार तो हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना होगा कि पुनः कंट्रोल के साथ F प्रेस करना होगा, ठीक है। पुनः पेरोल ऑटो फिल आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि सैलरी स्लिप जैसे हमें पहले से हमने एक बार डिफाइन कर रखा है, तो डिफाइन कर रखे हैं तो इसलिए हमको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हमें सैलरी लेना है। अब हम यहाँ पर सैलरी ले लिए,
सैलरी लिए तो हमें बता रहा है कि 1/5/2023 से 31/5/2023 तक की बात करें तो हम तो पहले वाले में 1/4/2023 रखते हैं। हम यहाँ पर 1/4/2023 कर देते हैं और 1/5/2023। चलिए इसको देखते हैं आगे हमने एक्सेप्ट। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये पूरा डेटा निकल करके आ गया कि आप समझ सकते हैं कि बेसिक सैलरी अजीत कुमार का बोनस हमने डाला था पहले से भी 2000 रुपया, ठीक है। तो उसके ऊपर जिस हिसाब से ये उठाया है अपने से उठा लिया है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। इसके बाद डीए हमारा मतलब ये लिया है ESI 1800, HRA 2880%। इसको हम लोग थोड़ा सा देख भी लेंगे उस हिसाब से कटा है कि नहीं कटा है, ठीक है। ओवर टाइम भी हमारा ये ले लिया। अब पे ऑफ पीरियड जो है हमारा 1 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक का ये पेमेंट हम जारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर पूरा कंप्लीट। अब हम इसे पेरोल वाउचर में जाएंगे, पहले मोड रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम पेरोल रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर पे स्लिप में पे स्लिप में हम ऑल आइटम्स कर लेंगे, या नहीं तो फिर पर्टिकुलर व्यक्ति का भी आप देख सकते हैं, जैसे अजीत कुमार का भी देख सकते हैं, संजय का। तो हम पर्टिकुलर कर दी। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे अकाउंटेंट है संजय कुमार, ठीक है। इसका भी हम चाहे तो देख सकते हैं, तो भी करते हैं संजय कुमार। अब यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं इसे प्रिंट के हिसाब से कि हमने बेसिक सैलरी इसका संजय का 45,000 रुपया रखा था, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी जो है यहाँ पर हमको वो चीजें दिखाई दे रही हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसे चाहें तो प्रिंट करके भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑल आइटम्स ले लेते है ना, और इसके बाद हम अकाउंटेंट रेडी और फिर अल्ट के साथ करंट रिव्यू अल्ट फिल कर लिए, ये हमारा बेसिक सैलरी, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी कुछ हमने डाला है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। 45 और ये भी जो भी समथिंग है, ये सब कुछ हमारा टोटल अर्निंग हुआ है 62,000। मेरा बेसिक सैलरी 4500 रुपया था। आप यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं, रीइंबर्समेंट में हमने 15 रुपये डाला, तो 700। अब थोड़ा सा हमें चेक करना क्या होगा कि जैसे क्या अमाउंट सही है या गलत। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मोटा मोटी आप याद रखेंगे कि जैसे बेसिक सैलरी हमारा 4500 रुपया है, तो डीए हमारा 5400 रुपया कटा है, 5400, ठीक है। तो कैसे कटा है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 45,000 पे 5400 रुपया डीए कटा है, ठीक है। 5400 रुपया कटा है, कैसे कटा है इसको देखते हैं। याद करिए हमने यहाँ पर थोड़ा बैक जाते चेक करने, तो वहां पर आते हैं और ये हमारा हो गया वाउचर, ठीक है। अल्टर में आना होगा और यहाँ पर अल्टर आकर के हम इससे क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आ गए पीरियड्स में और डीए को खोलेंगे। तो हमारा ये कह रहा है कि 30,000 से ज्यादा अगर सैलरी रहेगा तो 12% इस पर डीए कटेगा, जितना हमारा बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी हमारा कितना था, 45,000। हम यहाँ पर कैलकुलेटर को कंट्रोल लेंगे, 45,000 और इंटू 12%, 12% इंटर प्रेस किया। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं उतना ही आ रहा है, 5,400, यानी कि 5400 रुपया आ रहा है। यानी कि हम लोगों का डेटा जो है परफेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ये दिखाया कि जो भी है जेन्युइन कटा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आप इसे बार बार जो है मतलब कि रिवर्स करके आप देख सकते हैं, और एकदम जेन्युइन तरीके से हमने आपको काफी कुछ इसमें सिखाया, और एकदम मतलब आसानी से कि आप जितना चाहें जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने आपको ये भी करके दिखाया कि वो 100% जो है जेन्युइन ऑटोमेटिक
कटा हुआ है। पेरोल हमारा पेरोल रिपोर्ट आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। जिस किसी का भी देखना होगा तो देख सकते हैं। अल्ट के साथ भी प्रेस करेंगे और इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसे आप कैलकुलेट करके खुद से भी देख सकते हैं क्या है नहीं। और देखिए ओवर टाइम इसमें 32,000 रुपये ओवर टाइम से कमाया है। इतना भी पैसा नहीं डाल देना है, ढेर पैसा हो गया इसमें, तो थोड़ा कम ही रखेंगे। ऐसे कोई बात नहीं है, आप जितना रखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे आप रख सकते हैं। ठीक है, इसका टोटल नेट अमाउंट जो है 81,260 रुपये मिल रहा है। आप समझ रहे हैं अमाउंट, इसको इतना मिल रहा है। ठीक है, 36,000 इसका सैलरी, बेसिक सैलरी है, बाकी इतना इसको बोनस टीके वगैरह वगैरह इतना मिल गया है। इसका पेमेंट 36,000 से सीधा बढ़ करके 81,260 रुपये। उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिए।